फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक टाइम पर आप देख सकते हैं यहाँ 420 रुपये था। और क्या ऐसा हुआ जो वो पूरा कोलैप्स होके, ठीक है, 30 रुपीज़ पर, और 30 रुपीज़ के बाद 1 रुपीज़ तक भी आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वैल्यू को। अगर यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो लो आपको दिख सकती है यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसे। तो क्या ऐसी चीज़ें चीज़ें हुई थी और क्या ऐसे फंडामेंटल्स थे कंपनी के, जो सारी चीज़ें आपको शायद आज के डेट में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। उस तरह की चीज़ें आप गौर कर सकते हैं। आज के किसी भी कंपनी को आप ले लो, ठीक है, वो सारी चीज़ एक ये लर्निंग पॉइंट आप पास्ट से सीख सकते हो। ठीक है, पास्ट में कुछ ऐसी कंपनीज थी जो इस तरह से कोलैप्स होके 1 रुपीज़ पे 2 रुपीज़ पे आके गिरी है। ठीक है, ये बात है 2008 की, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो इसका बेसिक रीज़न क्या था, किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस था, किस तरह का कंपनी का फंडामेंटल्स था, वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के डेट में इसके किस तरह से परफॉर्मेंस है मार्केट में, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें होल्डिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में। ठीक है, आगे इसके क्या अचीविंग लेवल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन डिटेल्स हम देखेंगे। इसके चार्ट में भी जाके हम जो भी डेली चार्ट है और शॉर्ट टर्म के चार्ट है, उसमें भी हम थोड़ा प्राइस एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे आज के डेट में इस कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस है। इसके साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ क्या ऐसी चीज़ हुई थी, इस कंपनी में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो इस तरह से टूट कर बिखर गया। ठीक है, तो कंपनी की जो स्टॉक वैल्यू थी, जो मार्केट वैल्यू थी, क्यों इतनी गिर गई। और आज के डेट में अगर आप देखो तो ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखाई दे रही है आपको। अगर आपने लगभग मार्च अप्रैल 2020 में भी आपने इन्वेस्ट किया होता, तो 1 रुपीज़ ये 14 टाइम्स आपका रिटर्न आ गया। 1 लाख रुपए भी आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज के डेट में आपका ये 14 लाख के आसपास, 12-13 लाख के आसपास हो जाता। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक फंडामेंटल्स हम सीखेंगे कि क्यों इस तरह की मूवमेंट हमें देखने मिलती है मार्केट में। ठीक है, कौन से सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सुजलैन एनर्जी लिमिटेड में कौन सी ऐसी सारी चीज़ें थे, कौन से सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा, इतनी बुरी तरह से गिर गई। तो हम आज देखेंगे कि सुजलैन एनर्जी का कोलैप्स किस तरह से हुआ था, क्या उसके कारण थे। इसके पहले हम थोड़ा देखते हैं इसके जो एमडी और चेयरमैन है मिस्टर तुलसी तंती जी। ठीक है, ये हमारे सुजला एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी हैं। एंड इनका मानना यही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है इस तरह से। इनका एक पॉजिटिव व्यू है और पॉजिटिव एम्बिशन है इनका आगे कंपनी को लेकर, कि कंपनी में इस तरह से कंटिन्यू ग्रोथ का एक परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, कंटिन्यूस ग्रोथ का एक ग्राफ देखने मिल सकता है, राइजिंग ग्राफ मिल सकता है। ऐसे इनका मिशन है, इनका विजन है कंपनी को लेकर। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सारे बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से कंपनी को, सुजलन एनर्जी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा इस तरह से। पूरी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू थी तो इस तरह से कोलैप्स हो गई। तो उसमें सबसे पहले जो रीज़न है उसका रीज़न यही है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, जैसे कि आप सब अवेयर हैं कि 2008 में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसका इफेक्ट बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके सारे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड बैंकिंग सेक्टर, हर एक इंस्टीट्यूशन पर, हर एक इंडिविजुअल पर उसका इफेक्ट पड़ा था। और बहुत ही बुरी तरह से जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके कॉन्फिडेंस को भी बहुत बड़ा झटका पहुंचा था, जिस तरह से ये क्राइसिस
हुई थी 2008 में, सन 2008 में क्राइसिस स्टार्ट हुई थी, उसमें से झटका पड़ने वाले कंपनीज के लिस्ट में एक कंपनी सुजलन एनर्जी लिमिटेड भी थी। इसका बेसिक रीज़न क्या था और कौन से सारे और फैक्टर्स थे अदर देन इस ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, उसके अलावा भी कौन से सारे फैक्टर्स थे, वो वन बाय वन देखते हैं। सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो मेजर बर्डन था वो था डेब्ट का बर्डन। ठीक है, जो इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्वेस्टमेंट बैंक से जो लोन लेके रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें बहुत ही भारी पड़ रही थी इन्हें। और ऑफकोर्स सी बात है, अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है तो उस वक्त अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो उनका जो इनफ्लो इनफ्लो मनी है, ठीक है, किसी बैंक से उन्हें क्रेडिट अमाउंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सुजला एनर्जी के बहुत सारे ऑर्डर्स उन्हें मिले हुए थे यूरोप से एंड जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ से उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले थे, जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही बड़े मात्रा में इन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लेना पड़ता था, जिसके बेसिस पे ये कस्टमर को डिलीवरी दे पाते थे। इसके साथ ही इन्होंने जर्मन कंपनी, एक जर्मन कंपनी थी आरई पावर करके, उनसे भी इन्होंने एक्विजिशन किया था, उस कंपनी का एक्विजिशन इन्होंने किया था। बट इनका जो व्यू था, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट नहीं था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन्हें एक इन्हें मतलब अभी कल को क्या होगा या फिर किस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं, ये किसी भी पता नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें ही हुई 2008 में। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव चीज़ें थी कंपनीज के लिए। तो जब इनके ऊपर इतनी सारे डेब्ट के बर्डन थे और उसी टाइम पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो इनके जो भी ऑर्डर थे, इनका इनफ्लो मनी, जो क्रेडिट अमाउंट था, जो भी पैसे इन्हें मिलते थे सो दैट वो रॉ मटेरियल खरीद पाए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर पाए, मैन पावर्स को भी सैलरी दे पाए, उसके बाद प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन एंड ऑल वो सब डिलीवरी कस्टमर को दे पाए, वो सारी चीज़ें बीच में ही ठप हो गए, रुक गए। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस ने या फिर बहुत सारे कंपनीज ने जो इन्हें ऑर्डर दी थी, यूरोप के बहुत सारे ऑर्डर थे, वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ ये फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये दोनों तरफ से, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ठीक है, दोनों तरफ से इन्हें बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे इस कंपनी में वो भी काफ़ी घबरा गए कि इस कंपनी का फ्यूचर किस तरह क्या होगा, और इस तरह के हाई डेट बर्डन को लेके कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी। इसी वजह से लोगों ने मार्केट में इसका सेलिंग चालू कर दिया। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, और चाहे वो खुद प्रमोटर हो, तो प्रमोटर्स ने भी अपने जो शेयर होल्डिंग थे वो बेचना चालू कर दिया मार्केट में, सो दैट लिक्विडेट करके कंपनी के कुछ ग्रोथ को या स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने वो यूज़ करना चाहा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो रीज़न था कॉस्ट ओवररन। जो भी ये प्रोजेक्ट ले रहे थे, ठीक है, जो भी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से ले या प्राइवेट सेक्टर से ले, जो भी प्रोजेक्ट इन्हें मिल रहे थे, उनके जो कॉस्ट थे वो ओवररन होते जा रहे थे, क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे। जो भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे थे उसमें थोड़े क्वालिटी इश्यूज आते थे। जो भी विंड मिल्स ये बनाते थे, ठीक है, तो विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं उनके क्वालिटी में कुछ इश्यूज होते थे, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल ये अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें ये पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही थी कंपनी के रेपुटेशन पे और कंपनी के इमेज पर। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुई, उसके बाद क्या हुआ कि करेंसी फ्लक्चुएशंस होने लगे। बहुत सारे जो मेजर करेंसीज है लाइक यूरोज एंड यूएस डॉलर्स, तो ये सारी करेंसीज में विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी काफ़ी फ्लक्चुएशन होने लगे और इंडियन करेंसी का वैल्यू काफ़ी कम होने लगा, जिसके वजह से कंपनी पर जो डेब्ट के बर्डन थे, ठीक है, कंपनी पर जो भी जितने भी सारे जो भी कर्ज थे, ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है जब करेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है तो कर्ज का वैल्यू भी उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से भी इन्हें इनके ऊपर जो डेब्ट बर्डन था वो काफ़ी
बढ़ रहा था। वो क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट होगी तो ऑफकोर्स जो डेप्थ का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा था। इसके वजह से उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और ऑफकोर्स इन्वेस्टर का निगेटिव निगेटिव मूड इनकी तरफ से बढ़ता ही जा रहा था, और कंटिन्यू प्रेशर सेलिंग होते ही जा रही थी इस कंपनी में। तो दैट एक टाइम ऐसा था कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये 420 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 410 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि 1 रुपये पे, 1.5 रुपये पे, 1 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड करने लगा। ठीक है, इस तरह से कंपनी में इस तरह से गिरावट आई थी, इस तरह से कोलैप्स हुआ कंपनी। तो ये सारी रीज़न थे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी में जो रिस्क मैनेजमेंट था बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा संभला हुआ नहीं था। ठीक है, रैपिड एक्सपांशन के चक्कर में इसमें क्या हो रहा था कि ये लोन पर लोन लेते जा रहे थे, कंपनी एक्वायर कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही कुछ अमाउंट जैसे रिजर्व में रखा जाता है कि हाँ कोई मुझे प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी को संभालने के लिए कुछ लिक्विड मनी रहे या कुछ एसेट। तो उस तरह का एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। ये सारी चीज़ें थी जो सुजलन एनर्जी के गिरावट में, कोलैप्स होने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई। और ये सारी चीज़ें जो होती है, कंपनी का एक फंडामेंटल होता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है, कितना लिक्विड मनी है, कितना रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है, फ्री कैश फ्लो कितना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है ऐसे केसेस में कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। वो सारी चीज़ें इस ऐसे केसेस में पता चल जाती है हमें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम थोड़ा देखेंगे कि आज के डेट में जो सुजलन एनर्जी फिर से ग्रो होके आज आप देखो तो 14-15 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो फिर से 1 रुपये 70 पैसे से लेके 15 रुपए तक का जर्नी, ये एक हाई क्यों आया है कंपनी में? क्यों इस तरह के हाइज बनने लगे हैं और इन्वेस्टर्स का रुख फिर से सुजलन एनर्जी की तरफ बढ़ने लगा है? और सुजलन एनर्जी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ऐसी सारी चीज़ें थी इसकी वजह से फिर से सुजलन एनर्जी का कमबैक हुआ है, और ये कमबैक कितने लेवल तक जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। बट चार्ट पर जाने के पहले एक थोड़ा एक और चीज़ बता दूं। जिस इन्वेस्टमेंट बैंक से इनके सुजला एनर्जी का जो क्रेडिट फ्लो होता था या इनफ्लो इन कैश इनफ्लो होता था, वो जो इन्वेस्टमेंट बैंक थी लेमन ब्रदर्स, उन्हें भी बहुत ही बड़ी, मतलब लेमन ब्रदर्स जो इन्वेस्टमेंट बैंक थी, ये बहुत ही बड़ी बैंकरप्सी हुई थी यूएस में उस टाइम पर। आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा, यहाँ अगर टॉप में देखो आप तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, सितंबर 16 सितंबर 2008, ये आपको देख सकते हैं, डेट यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बैंकरप्सी हुई थी जहाँ से कंपनी का कैश फ्लो होता था, इन कैश फ्लो होता था। जब ये बैंकरप्ट हो गई तो सुजला एनर्जी के पास जो भी मनी आती थी, जो भी पैसे आते थे, सो दैट वो अपने प्रोजेक्ट को कर पाए, प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए, वो सारी चीज़ें उनका इनफ्लो मनी जो है वो बंद हो गया है यहाँ से आना। और ऑफकोर्स जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे वो फिर प्रोजेक्ट कैसे बना पाएगा, कैसे डिलीवर कर पाएगा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग यहाँ पे उन्हें अ, इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, और जो भी एनर्जी मार्केट थे वर्ल्ड के, यूरोप एंड यूएस के, वो सारे ऑर्डर्स इन्हें कंप्लीटली पूरी तरह से स्टॉप कर दिए गए। और सुजलन शेयर का जो प्राइस था, ठीक है, सुजलन शेयर का जो प्राइस था वो काफ़ी बुरी तरह से डिक्लाइन होने लगा। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट फ्लो जो है ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था। इस क्रेडिट फ्लो के बंद होने के बाद, ठीक है, किस तरह से शेयर प्राइस में डिक्लिनेशन आपको देखने मिला। इसके साथ ही इन सब चीज़ों के वजह से इनको क्या हुआ कि पाइपस्टोन में जो इनकी ब्लेड मेकिंग फैक्ट्री थी, ये भी उन्हें बंद करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो थी कंपनी के ऊपर एक के पीछे एक नेगेटिव इमेज, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो
बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुआ था, बहुत ही बुरी तरह से इन्वेस्टर्स को भी झटका पहुंचा था जिन्होंने इसमें इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ऑफ कोर्स आज के डेट में ये अच्छा खासा रिटर्न दी है, पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है, वो मैं आपको चार्ट पर जाके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके साथ ही हम थोड़ा देखेंगे कि इसके जो चार्ट में जो बढ़ोतरी दिखाई दी है, तो वो बढ़ोतरी का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं और कुछ न्यूज़ देखेंगे कि आज के डेट में ये किस तरह से ग्रो कर रही है, इसका रीज़न क्या है, बेसिक फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखा पा रहा हूँ, सुजला एनर्जी का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए तो ऑलमोस्ट पिछले साल की बात करूँ, ठीक है, अभी जून जून से मैं बात करता हूँ, मई जून, ठीक है, ये इस तरह से जुलाई, ठीक है। जुलाई में आप लो देखो, यहाँ पे आप देखना, ठीक है, यहाँ पे आप देखो लो कितना बना हुआ है, लो है 5 रुपीज़ 40 पैसे, ठीक है, 5 रुपीज़ 40 पैसे। और आज के डेट में आप देखो तो ये 14 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये 75 पैसे। ये हाई अगर आप देखो तो हाई इसने बनाया है 15 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया हुआ है, ठीक है। राउंड फिगर आप देखो तो 300% का रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 300% या 280%, ऐसे आप बोल सकते हो कि पिछले 1 साल में 300% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है, थोड़ा मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ, लाइक 1 वीक के चार्ट में दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में दिखा देता हूँ किस तरह से, देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकता है। यहाँ से डायरेक्टली जो मूवमेंट आया, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया हुआ है। तो क्या रीज़न है इस तरह के जो इन्वेस्टर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कंपनी का कमबैक है। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं उसके थोड़े रीज़न देखते हैं हम। थोड़ा न्यूज़ पे गौर गौर करते हैं कि सुजला एनर्जी का प्राइस जो है वो क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुजला एनर्जी ने क्या किया है कि 12,467 विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए हैं अक्रॉस 17 कंट्रीज, ठीक है, 17 देशों में उन्होंने 12,467 विंड टर्बाइन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिए हैं विद द माइलस्टोन ऑफ 20 गीगावाट विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये एक उनका माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, स्पैनिंग स्पैनिंग द 6 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, 6 महाद्वीपों में उन्होंने अपना स्पैन बढ़ाया है। और जो स्विट्जरलैंड का जो पोजीशन है एक सॉलिडिफाई कर रहे हैं, जिसके वजह अभी इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कर लिया है, इतना बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है। तो बहुत सी बात है, लोगों के माइंड में, जो भी कस्टमर्स हैं उनके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है कि स्विट्जरलैंड इज बैक, एंड हमारे भी प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हम स्विट्जरलैंड को दे सकते हैं। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी स्विट्जरलैंड को टेंडर्स दे सकती है। तो इस तरह के, क्योंकि क्या होता है कि जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है तो उन पर ट्रस्ट करना काफ़ी इजी होता है, और जिसने कमबैक किया है, कमबैक करने के बाद तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना और इजी हो जाता है। तो इस तरह की कोई कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इन्होंने करके दिखाया है, स्विट्जरलैंड ग्रुप ने अच्छी तरह से करके दिखाया है, इसकी वजह से इन पर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ते जा रहा है। और ऑफकोर्स कस्टमर इन्हें ऑर्डर देते जा रहे हैं, ठीक है। बीच में टोरेंट पावर ग्रुप की तरफ से भी इन्हें अच्छा खासा ऑर्डर मिला था, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मे भी हो सकता है आने वाला टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है ये, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो स्विट्जरलैंड ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश संती जी ये भी कहते हैं कि 20 गीगावाट्स के जो मार्क था, ठीक है, 20 गीगावाट का जो उनका माइलस्टोन था वो अचीव करने के बाद, ठीक है, वो अचीव करने के बाद इनका स्विट्जरलैंड का डेडिकेशन एक्सपर्टीज उन्होंने दुनिया को दिखाया है इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड इसके साथ ही वो कहते हैं कि हमारे इन इस तरह के विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन करके वो जो स्विट्जरलैंड का जो पोजीशन है एज ए इंडियन कंपनी, वो पूरे वर्ल्ड में ग्लो करके दिखाना चाहते हैं अपने पोजीशन को, एक एज ए इंडियन कंपनी एंड एज ए एक्सपर्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। ये एक तरह से ग्रो होके दिखाना चाहते हैं, इस तरह का इनका मिशन भी है, इनका विजन भी है। इसके साथ ही आप आगे देखो तो इनका जो
फोर्थ क्वार्टर में 2023 में इनका नेट प्रॉफिट जो आप देख सकते हो 320 करोड़ रहा है। इसके अगेंस्ट आप देखो तो पिछले साल इन्होंने 2022 में जो है नेट लॉस दिखाया था 205 करोड़ का। ठीक है, एक ही साल में ये जो लॉस है वो पूरी तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है 320 रुपये का। 320 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो। इसके साथ ही एक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इन जैसे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 with 2852 करोड़ अगेंस्ट ए नेट लॉस ऑफ 258 करोड़ इन 22। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 258 रुपये का लॉस दिखाया था इन्होंने, बट ओवरऑल आप देखो 2023 में इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया 2852 करोड़ का। तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, काफ़ी अच्छा इनके लिए कमबैक स्टोरी है, और इसके बेसिस पे ये काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्म कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि इनका फिर से वो रुतबा मार्केट में, वो वैल्यू मार्केट में मिल जाए। हो सकता है इनके कंसिस्टेंसी, इनके एक्सपर्टीज इन्हें इनका जो मार्केट वैल्यू था वो फिर से वापस दिला दी। लेकिन लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम भी लग सकता है। मे बी लॉन्ग टर्म में आप इस तरह का मूवमेंट देख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए कौन से ऐसे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। तो हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सुजला एनर्जी के थोड़े फाइनेंशियल्स पे नज़र देते हैं, और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी ध्यान देंगे थोड़ा कि किस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो थोड़ा हम ऊपर जाते हैं, होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, और इसमें जो भी पैटर्न्स हैं होल्डिंग के, तो थोड़ा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो होल्डिंग्स हैं ऑलमोस्ट 7% 7.85 मतलब अप्रॉक्सीमेट 7 to 8% के बीच में है। इसके साथ ही अगर मैं देखूँ प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर के भी 14.5% के होल्डिंग्स हैं, 15% के आसपास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स अगर देखें तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के देखें तो 5 से पिछले कुछ सालों में होल्डिंग्स कम हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं 5.47% का होल्डिंग दिखाई देता है। इसके साथ ही अगर मैं देखूँ रिटेल ट्रेडर्स का, तो इसमें रिटेल ट्रेडर्स के काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, 72% का होल्डिंग दिखाई दे रहा है। रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं बिकॉज उनका हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव इस तरह से हो कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि पिछले एक साल में आप देख सकते हो कि 3 गुना रिटर्न, मतलब 300% का रिटर्न दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह के जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लोग यहाँ पे आके सुजला एनर्जी में काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम थोड़ा फाइनेंशियल्स पे भी थोड़ा गौर करते हैं कि किस तरह के फाइनेंशियल पहले थे, अभी किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं। तो कैश फ्लो में अगर मैं बात करूँ तो कैश फ्लो आप देखो तो फ्री कैश फ्लो जो है पहले जो आप देख सकते हो कि 2015 में 382, बाद में फिर माइनस में गया हुआ है, उसके बाद फिर से प्लस में, फिर माइनस में है, फिर प्लस में, फिर माइनस में है। तो इस तरह से थोड़ा स्टेबिलिटी होने के लिए काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद 2021 से आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसका फ्री कैश फ्लो जो है 478 करोड़, फिर बाद में 1225 करोड़। तो ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव में दिख रहा है आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है, और प्लस इनके जो ऑर्डर्स कंटिन्यूस मिल रहे हैं, इसकी जो एक्सपर्टीज कंटिन्यूसली बनी हुई है मार्केट में, वो सारी चीज़ें भी इसके स्टॉक प्राइस पे अच्छा खासा इफेक्ट कर सकती है। ओके, जैसे कि हमने इनकम की बात कर ली कि इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है 2022 के कंपेयर में 2023 में। अच्छा खासा 2852 या 850 करोड़ का, जैसे पिछले न्यूज़ के सेक्शन में हमने देखा कि 2800 करोड़ का कुछ इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है अगेंस्ट दी 258 करोड़ ऑफ लॉस इन 2022। ठीक है, 22 में 258 करोड़ का लॉस दिखाया था, बट 2023 में क्या हुआ है 2850 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है इनकी तरफ, और काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखने मिल रहा है। और पिछले एक साल की बात करें तो इन्होंने 300% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। ओवरव्यू देखें कि इसमें
किस तरह के 5 साल के भी मूवमेंट आप देखो तो ग्राफ किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इस तरह से फ्लक्चुएट होते हुए एक बड़ा राइज देखने मिल रहा है आपको। स्मॉल कैप कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बनाती है, सर्विसेज एंड हाई रिस्क स्टॉक है ऑफ कोर्स, जो निफ्टी के कंपैरिजन में 5.54 टाइम्स वॉलेटाइल है। ठीक है, इसके पीयर टू पीयर कंपनी की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल है, इसके साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स है। ठीक है, वेबसोल एनर्जी, तो ये सारे जो है इसके पीएस कंपनीज है जो इनके कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्रॉफिट टू बुक रेशियो की बात करें तो सेक्टर सेक्टर पीबी रेशियो से काफ़ी कम है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और सेक्टर पीई रेशियो भी आप देख रहे हो तो सेक्टर पीई रेशियो भी काफ़ी कम है। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी आपको मिल रही है। बट बट डिपेंड करता है कि आगे इसका परफॉर्मेंस जिस तरह से कंसिस्टेंट रहता है उसके बेसिस पे आप इसमें प्रॉफिट मेक कर सकते हो। बट अभी जो फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कंपनी में एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम देखने मिल रहा है। और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसके जो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। अगर आप चार्ट में देखो, वीकली चार्ट में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कुछ आपको मेजर जो मेजर लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मेजर जो रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे देख सकते हैं 19 रुपये पे। ठीक है, हाँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है, आप ये लेवल पकड़ लो, ऑलमोस्ट 22-23 रुपये का। फिर थर्ड जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ये वाला रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 28 रुपये का। ठीक है, तो ये सारे बैरियर्स हैं जिन्हें ओवरकम करके इन्हें ऊपर आना है, और इस तरह से वो दूसरा एनर्जी काफ़ी अच्छा एक अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। अभी ये जो मोमेंटम हुआ है उसके बाद में भी हो सकता है कि इस एरिया में इसे रिजेक्शन मिले। ठीक है, मे भी हो सकता है इसको भी यहाँ तक 19-20 रुपये तक जाए और वहाँ से फिर थोड़ा करेक्शन ले। ठीक है, फिर से 14-15 रुपये पे रिट्रेस हो गए, फिर इस तरह से कंटिन्यूसली वो बुलिश मोमेंटम इसका कंटिन्यू रह सकता है। और एक अगर इस तरह इस तरह का जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, अगर ये कंसिस्टेंट रहा तो डेफिनेटली इन्हें फिर से अपने वैल्यू पे आने से कोई नहीं रोक सकता, और एक अच्छा खासा ग्रोथ भी ये अपने इन्वेस्टर्स को दे दे सकती है आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कंटिन्यूसली अपने एक्सपर्टीज़ को बरकरार रखी हुई है। और जैसे कि आपने देखा कि कितना अच्छी तरह से इन्होंने 17 देशों में 12,400 कुछ जो विंड मिल्स थे वो सारे 20 गीगावाट्स के जो पावर सप्लाई के जो प्लांट्स हैं उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, सक्सेसफुली इंस्टॉल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सुजला एनर्जी के बारे में। आई होप आपको फंडामेंटली और टेक्निकली और इस कंपनी में क्या कुछ हुआ था 2008 में जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना नीचे गिरा, और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस किस लेवल तक जा सकता है, और नहीं भी जाएगा तो उसके लिए क्या सारी चीज़ें हैं जो गौर करनी है। ऑफकोर्स इसके ग्रोथ के ऊपर और इसके जो कस्टमर्स को डिलीवरी दे रहे हैं ये उसके ऊपर आपको डेफिनेटली आपको गौर करना है कि किस तरह से इनका परफॉर्मेंस है, और वो सारी चीज़ें गौर करके आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हो। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंसी बरकरार रखती है तो डेफिनेटली इसे इसका वैल्यू भी मिलेगा, और जो इन्वेस्टर आज इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो उन्हें भी उनके ट्रस्ट का वैल्यू मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको आकर पर्सनली जवाब दूंगा, और अगर आपका कोई सवाल बहुत क्रिटिकल होगा तो उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो भी बना के आपके लिए लॉन्च करूँगा।
तो डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखे। और एक ये सारी केस स्टडीज मैं आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ सो दैट आपको किसी भी कंपनी के बारे में अगर जानना है, पहचानना है कंपनी को कि आगे किस तरह से ये हमें रिटर्न दे सकती है, किस तरह की कंपनी है, स्ट्रांग है या वीक है, ये सारी चीज़ें किस तरह से हमें जानना होता है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें उठा के लेके आता हूँ सो दैट आप एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आप पास से कुछ सीख पाओ कि किस तरह से कंपनी गिरी थी और किस तरह से ग्रो होना चालू की, और कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये ग्रो होना चालू हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 12 रुपये का ऑलमोस्ट एक रजिस्टेंस था जिसे क्रॉस करके इसने ऑलमोस्ट 15 रुपये से भी ऊपर का टारगेट अचीव किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हमें देखनी होती है किसी भी कंपनी के एनालिसिस में। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह बने रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।